हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियोस की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे की वीडियो। कुछ लोग कहेंगे कि यार हम इतनी लंबी वीडियो देखेंगे कैसे। तो देखने के लिए आपको हम हमेशा कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है बाहर से। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड है कि हमें यूपीएससी निकालना है, हमें कुछ करना है, तो फिर बात खत्म होगी। वो कितनी भी बड़ी वीडियो हो, आराम से पानी लीजिए, खाने पीने का इंतजाम लीजिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी की जो राज व्यवस्था की किताब है वो बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, ठीक है। उसमें जितने भी चैप्टर, लगभग 70-80 जो भी चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक। आज जो हमारा पहला चैप्टर हमने बहुत ही कायदे से ये नोट्स देखिए निकाल लिए हैं, और पहला चैप्टर जो हम लोग का आज होगा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसमें जानकारी आपको मिलेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर आप डाल लें अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करें, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होता है जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो महंगी महंगी किताबें खरीद पाएं, 5-6 हज़ार रुपए खर्च कर पाएं, तो उन्हें क्या करना है, आराम से हमारी ये जो पूरी श्रृंखला इसे आप देखिए, अपने घर पे खुद नोट्स बनाइए, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट होंगे तो हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। और सीधी सी बात यही रहेगी कि क्या हमने बिना किसी कोचिंग के, बिना किताबें वगैरह खरीदे हुए और आराम से हमने खुद निकाल दिया। इंटरनेट को अपना दोस्त बना लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। पॉइंटर का मतलब क्या है, ऐसे पूरी किताब होती है वो आप लिखते हैं, ढूंढते हैं, उतना नहीं करना। यहाँ पे हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ठीक है। आराम से पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और पूरे के पूरे जो लक्ष्मीकांत जी की किताब है वो हम आपकी क्लियर करा देंगे, जितने भी टाइम लगेगा, चाहे 100 घंटे बने, 200 घंटे लगे, जितना टाइम लगे। तो आज की ये वीडियो कितनी बड़ी होगी अब हमें खुद भी नहीं मालूम है। जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तब तक ये चलता रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पे छांट लिए हैं, देखिए इतना सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और आप आराम से लिखते रहें, हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है कि भारत में जो है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेज, यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो बहाना है, बहुत कुछ आपको बताना है। तो भारत में जो अंग्रेज हैं वो कब आए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, ठीक है। यानी ये पहला क्वेश्चन हो गया, भारत में जो अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। और कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई, 1600 में। और इन्हें अधिकार मिले कैसे, जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट, महारानी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट के द्वारा। जरा यहां पे सुनिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि भारत में अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो कब आए, तो 1600 ईस्वी में आए, ठीक है। कैसे आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब स्थापना की तो इन्हें अधिकार कौन से मिले, इन्हें अधिकार मिले व्यापार करने के। कौन से अधिकार मिले, व्यापार करने के अधिकार मिले। कैसे मिले, महारानी जो एलिजाबेथ थी उनके चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें व्यापार करने के अधिकार मिले। यानी पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। दूसरा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, ठीक है, व्यापार के अधिकार इन्हें मिले, ठीक। तो महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 1765 तक। जरा बात मेरी सुनते रहिए, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह ले लेते हैं, टेंशन नहीं है, बने रहिए। आज की ये वीडियो बहुत लंबी और अच्छी चलने वाली है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, ये लोग कब आ गए, 1600 में। बहुत ही जो आपको काम में आने वाला है, केवल वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे, आप आराम से नोट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद 1765 में, 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। यानी ये लोग आए कब, 1600 में आए। कब आए, 1600 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। व्यापार के अधिकार किसने दिए, एलिजाबेथ ने। लेकिन 1765 होते होते, यानी 1600 के लगभग 165 साल बाद तक इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां पे हर जगह जो है राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने राजस्व यानी दीवानी भी बोलते हैं इसी को, दीवानी के अधिकार या राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। जितना भी पैसा वैसा रिलेटेड था वो भी सब, ठीक। उसके बाद जब यहां पर ये सब चलता रहा, अब यहां पे दो बातें होंगी, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। 1858 तक कंपनी का शासन रहा, ठीक है।
बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं कि भारत में अंग्रेज कब आए, ठीक, तो भारत में अंग्रेज कब आए, 1600 में आए। लेकिन भारत में अंग्रेजों का शासन कब तक था, अब यहाँ पे दो बातें हैं। अगर कोई कहे भारत में कंपनी का शासन कब तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, तो वो था 1858 तक। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा 1857 का विद्रोह, जो विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे याद आ रहा होंगे, रानी लक्ष्मीबाई याद आ रही होंगी। तो 1858 में, ठीक, 57 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो 58 में जो महारानी थी उन्होंने अपने हाथ में बागडोर ले ली और कंपनी का शासन खत्म हो गया। यानी अगर ये पूछा जाए कि कंपनी ने शासन कब तक किया, तो 1858 तक। अंग्रेजों ने कब तक किया, तो 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया, ठीक। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप शासन कंपनी के हाथों से ताज के हाथों में चला गया और 15 अगस्त 1947 तक यह शासन जारी रहा, ठीक। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान की आवश्यकता हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। आप आराम से वीडियो चाहे तो धीरे कर सकते हैं, धीरे धीरे सुन सकते हैं। ये पूरी वीडियो की सीरीज, अब इसे एक आदमी देखे, दो देखे, 1 मिलियन देखें, 2 मिलियन देखें, मुझसे मतलब नहीं है। हम केवल उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और बेचारे गरीब हैं, नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें ढूंढ के आपके पास इतनी बड़ी बड़ी वीडियो ये बना के, कुछ लोग कहेंगे पागल है ये व्यक्ति, खाली इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहा, कोई नहीं देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने आपको बताई दो बातें, शॉर्ट में फिर बताते भी चलेंगे। एक तरफ हमने लिख दिया कंपनी का शासन, अगर आप वाकई में देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया, एक तरफ कंपनी का शासन और एक तरफ क्या हो गया है, सम्राट का शासन। कंपनी का शासन और सम्राट का, अभी हमने आपको बताया, बताइए कंपनी का शासन कब से आए, वो कब थे, 1600 में आए थे, लेकिन उन्हें अधिकार कब मिले, 1773 में से कब तक, 1858 तक इन लोगों ने शासन किया, ठीक। फिर 1858 से 1947 जब तक देश अपना आजाद नहीं हुआ तब तक यहां पे सम्राट का शासन रहा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप कहें अंग्रेजों ने जो शासन किया है वो कितने टुकड़ों में किया है, तो 2 टुकड़ों में किया है। पहला शासन कौन सा है, कंपनी का शासन, और दूसरा कौन सा है, सम्राट का शासन। जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858 तक। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत काम के, बिलाल तो ये जो हिस्ट्री यहाँ पे बताई जा रही है हर जगह काम में आने वाली, यूपीएससी एसएससी जहां भी हिस्ट्री आती है काम में आएगी। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। विकल्प में अगर पूछे कि कंपनी का शासन कब तक था, तो 1858 तक था। लेकिन अंग्रेजों का या सम्राट का शासन कब तक था, तो 1947 तक था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं। यह वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे 3 घंटे की या 4 घंटे की या 6 घंटे की, कोई टेंशन नहीं है। ये ऐसे टोटल 80 चैप्टर हैं। अगर एक वीडियो 2 घंटे की बनती है तो 160 घंटे की ये पूरी सीरीज बनेगी, और 160 घंटे की सीरीज का मतलब ये हो जाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 160 घंटे की वीडियो देखने के बाद, अब कुछ लोग कह रहे होंगे यार 160 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। मेरे भाई अगर कायदे से कहोगे तो आदमी की जिंदगी निकल जाती है यूपीएससी की तैयारी करते करते, और तब भी वो उसे कायदे की चीज़ नहीं मिल पाती। तो 160 घंटे होते भी कितने, अगर एक दिन में आप 20 घंटे भी खर्च करें, ठीक है, इस लॉकडाउन है खाली है, तो कितने 8 से 10 दिन के अंदर पूरी सब वीडियो आप देख लेंगे। और चलो हम करें एक वीडियो डेली भी देखेंगे तब भी 80 यानी 3 महीने के अंदर इतना आपको आ जाएगा, फिर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन छांट छूट के सीरीज बनाई जा रही है। आराम से नोट्स बनाइए और टेंशन मत लीजिए। अभी ये राज व्यवस्था है, इसके बाद जितना भी अपने पास जानकारी होगी संविधान से रिलेटेड या जो भी भूगोल है, हर चीज़ पे बनाएंगे वीडियो। वो चाहे 1000 घंटे की बने, 2000 घंटे की बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आप आराम से तैयारी करिए और जब कोई सिलेक्ट होगा उसकी खुशी फिर कुछ और होगी। तो पहले हम लोगों ने अभी आपको बताया कंपनी का शासन और दूसरा सम्राट का शासन। तो एक एक करके बात करेंगे। इसमें कई सारे एक्ट आए, कई सारे अधिनियम आए। अधिनियम क्या होता है, एक्ट क्या होता है, किस तरीके से चला, सर्वोच्च न्यायालय कब आया, आरबीआई यानी हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कब बनी, इस तरीके की बहुत सारी बातें, या फिर जिसकी आप तैयारी करें यूपीएससी, इसे नाम कब दिया गया, फिर नाम बदला कब किया, कब ये बड़े केंद्रीय लेवल पे थी, कब ये प्रांतीय लेवल पे आई, किस तरीके से लोक संघ सेवा आयोग बना, और इस तरीके की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के शासन की। कंपनी का शासन तो अभी हमने आपको बता दिया। बताइए कंपनी का शासन कब से स्टार्ट हुआ, 1773 से, और कब तक चला, 1858 तक। ये वीडियो बहुत मजा आएगा आपको, उसका कारण है, मजा इसलिए आएगा क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप, बोलिए मत, हम आपको इसमें यह बताएंगे 1773 से 1858 तक कि किस तरीके से अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई। चालाकी दिखाने के बाद किस तरीके से वो भारत को लूटते रहे, किस तरीके से जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया,
फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो उन्होंने फिर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ़ बने नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले जब 1773 में इनका शासन स्टार्ट हुआ तो 1773 में आया सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहां पे हम बोलेंगे, आप लिखते जाएंगे आराम से, रेगुलेटिंग एक्ट। सारे एक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताएंगे। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी, हम बोल के आपको बताएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। तो यहां पे जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 1773 तक कंपनी तो थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1773 तक कंपनी तो थी, लेकिन वो राजस्व के मामलों से, प्रशासनिक मामलों से अलग थी। तो क्या किया, जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट, जो क्या कर रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी अभी तक कंपनी सिर्फ व्यापार कर रही थी, अब वो प्रशासनिक कार्य भी कर सकती थी और राजनीतिक कार्य भी कर सकती थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। हम जो जो लाइनें बोल रहे हैं, आप वीडियो को धीरा करके या फिर रोक रोक के आराम से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जितने भी ये पॉइंट हमने यहाँ पे निकाले, इन पॉइंट के अलावा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी तरीके से सिक्योर तरीके से इसे निकाला गया है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, जब कंपनी 1600 में आई, 1773 तक उसका कोई काम नहीं हुआ, खाली व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, भैया टेंशन ना लो, हम तुम्हें प्रशासनिक और जो भी राजस्व संबंधी हैं वो सारे के सारे अधिकार दे देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बना के। तो सरकार ने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट और मिल गया इसे कंपनी को शासन करने का अधिकार, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी जरा सुनिए। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब आप यहां पे लिख सकते हैं, जगह आपने हेडिंग डाली हुई है, मान लिया रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें क्या था भाई, अधिकार मिले थे, हमने अभी पीछे बोल दी लाइन। उसके बाद अब इसकी आप विशेषताएं डालेंगे। विशेषताएं क्या है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक। आप बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखें और वैसे ही याद करें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट कि बंगाल के गवर्नर को नाम बदल के गवर्नर जनरल कब कहा गया, या फिर कब उसे वायसराय कहा गया, कब उसे सम्राट कहा गया, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो आप अगर कायदे से पढ़ा होगा तो पता होगा। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक। यानी जो गवर्नर था उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल और उसके साथ में एक 4 सदस्यीय गठन कर दिया गया परिषद का। पहले गवर्नर कौन थे, जब गवर्नर जो थे ये बने थे, तो पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के नहीं, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, पूरी वीडियो देखिए, हम गारंटी ले रहे हैं इसके बाहर नहीं आएगा। जो गवर्नर था बंगाल का गवर्नर, उसे कह दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक। और जो कई सारी प्रेसिडेंसी थी वहां पे, बंबई था, मद्रास था, उनके जितने भी जो भी गवर्नर थे या जैसे भी, वो सब आ गए इनके अंतर्गत, ठीक। अब यानी जो भी करेगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा, बाकी सबकी पावर कम हो गई और इसकी पावर को बढ़ा के इसलिए इसे कर दिया गया गवर्नर जनरल। केवल गवर्नर अब ये नहीं रह गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। यानी पहले सब अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हुआ, सारे जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन हो गए इस एक्ट के तहत, और एक बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हमारा बन गया कहां, कलकत्ता में। अब आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई या कब हुई, तो कब हुई, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की हमारी स्थापना हुई, और जिसमें न्यायाधीश था एक, हमने आपको बताया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो ये क्वेश्चन कलकत्ता में 1774 में, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। उसके बाद इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे क्या होता है, मान लिया आजकल भी बहुत सारे घूस चलती है, आपने देखा कि कहीं पे गए, उन्होंने कहा भाई इतने रुपए पड़ेंगे, या खर्चा पानी पड़ेगा या मिठाई पड़ेगी तब आपका काम होगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी ने कह दिया ऐसे तो बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, तो उन्होंने कह दिया किसी भी तरीके की रिश्वत
या उपहार नहीं लेंगे, और अगर आप लेते हैं तो दंड के भागी होंगे। ये विशेषता थी इस एक्ट की। यानी इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने में प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं पहली बार आचार संहिता लगाई गई। आचार संहिता क्या होती है? आपको अपना आचार मतलब जो अपना आचरण है उसे अच्छा करना है, ये नहीं सबसे रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो पहली बार आचार संहिता कब लगाई गई? वो भी यही था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। उसके बाद इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी भले ही कंपनी शासन करेगी, लेकिन कंपनी को देखेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्होंने बना दिए, वो देखेगी। तो यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी को देखा गया, यानी इसके ऊपर नियंत्रण किया गया। उसके बाद इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी जो भी यहां पर हो रहा है कुल मिलाकर राजस्व से रिलेटेड है, नागरिकों से रिलेटेड है या सैनिक मामलों से रिलेटेड है, उसकी सारी की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। तो यह है आपका कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भाई। कब था ये? 1773 में। अगर आप मान लिया लिख रहे हैं, बिल्कुल लिखना ही है आपको, नोट्स आपको खुद के बनाने। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी पीडीएफ मिल जाए, बनाने को पीडीएफ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सब करते हुए हमारे पास ये पेजेस लिखे हुए हैं, हम इनके पेजेस फोटो खींचे पीडीएफ बना दें, लेकिन वो काम हो जाएगा आसान जब आप खुद लिखेंगे। 4 बार वीडियो को पीछे करेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तो आपको खुद धीरे धीरे याद होने लगेगा, और वही हमें करना है। ठीक है। आपको हलवा नहीं है भैया, देखो सीधी बात। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार ऐसे ही निकल जाता है चुटकियों में। अगर चुटकियों में निकल जाता तो सब नहीं कर लेते। फिर अगर आसान ही होता तो सब सपना नहीं देख लेते। डीएम बनने का सपना सब क्यों नहीं देख लेते हैं? तो अगर आसान होता तो सब नहीं देख लेते। इसलिए सीधी बात, आसान नहीं है, सरल है। सरल कैसे? अगर आप खुद मेहनत करेंगे, खुद 4 बार वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे और इज्जत से लिखेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं बहुत आराम से आप पेपर निकाल लेंगे, और आपके मोहल्ले में आपकी जान पहचान, आपका जज्बा थोड़ा बहुत मेरा भी हो जाएगा। ठीक, आप कहोगे भाई ये वाली वीडियो हमने देखी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है। तो उसके बाद भाई लोग 1781 में, ये हम पूरा जितना भी ऐतिहासिक है इसके बारे में बता रहे हैं, पहला चैप्टर। उसके बाद ऐसे टोटल 80 चैप्टर हैं। ठीक है। ये सोचा है, मन में दृढ़ निश्चय किया कि 80 वीडियो बनेंगी, देखते हैं कितनी कामयाब होती है। 1-2 लोग भी देखेंगे तब भी मेरा काम चलेगा। ठीक है। उसके बाद अगला आया 1781 का संशोधन अधिनियम। अब भैया जो 1773 में बातें हुई थी उनमें कुछ गड़बड़ लगा भाई, तो जब कुछ गड़बड़ होता तो अगला अधिनियम आया जाता। इसी को बोला गया सेटलमेंट एक्ट। लोग कहते हैं सेटलमेंट कर लो, तो इसी को सेटलमेंट एक्ट भी बोला गया। लोग कहते हैं थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो या कुछ ले लवा के काम चला लो। तो जब जो चीजें 1773 में रह गई वो सारी की सारी चीजें जो है सेटल की गई काहे में? 1781 के संशोधन अधिनियम में। और इसमें क्या था हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 वाला की कमियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसी को कहते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है। इसी को कहते हैं अमेंडिंग एक्ट। लिख दे रहा है अमेंडिंग एक्ट। तो अमेंडिंग एक्ट 1781 में पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसी को नाम से जाना जाता है बंदोबस्त कानून। ठीक है भाइयों, क्या नाम है? बंदोबस्त कानून कह लीजिए, अमेंडिंग एक्ट कह लीजिए, सेटलमेंट एक्ट कह लीजिए, या फिर संशोधन अधिनियम 1781 कह लीजिए। सारी की सारी एक ही बातें हैं। ठीक है। इसकी विशेषताएं पढ़ दे रहे हैं। क्या विशेषताएं सुनिए। इस कानून ने गवर्नर तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। यानी अब यहां पे देखा जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी थोड़ी पावर जो है वो कम हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय की पावर कम हो गई, बढ़ किसकी गई? जो गवर्नर है उसकी पावर बढ़ा दिया। अब गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से उसे बाहर कर दिया गया। और उनकी जो एक काउंसिल होती थी, काउंसिल क्या होता है? 4 आदमी इकट्ठे कर लिए भाई, और वो आपको सलाह दे रहा, तो उनकी अपनी जो एक काउंसिल थी। ठीक है। तो उस काउंसिल को भी इससे बाहर कर दिया गया, यानी अब गवर्नर और काउंसिल का सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी ताल्लुक नहीं रह गया। देखा जाए तो 1773 में छूट नहीं थी, लेकिन 1781 में गवर्नर की जो पावर थी उसे बढ़ा दिया गया। ठीक है। उसके बाद कंपनी के सेवकों को भी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से मुक्त किया गया। अब जरा यहाँ पे सुनिए, आप अपनी भाषा में लिखें, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। मान लिया क्या हुआ, बार बार जाके शिकायत किया जाके सर्वोच्च न्यायालय से, जी हमसे ये कर रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये है वो है। तो कंपनी ने सोचा यार ऐसे तो खर्चा चल नहीं पाएगा, खर्चे मतलब ऐसा तो शासन चलेगा नहीं, रोज कोई ना कोई शिकायत करेगा, बेचारे अधिकारी परेशान रहेंगे। तो अधिकारियों की जो गलतियां थी उनकी शिकायत को भी मुक्त कर दिया गया। अब कोई शिकायत नहीं कर सकता था,
उसे किनारे कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय जो है उससे इन्हें मुक्त कर दिया गया। अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। उसके बाद इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से अब कोई मतलब नहीं रह गया, चाहे वो राजस्व हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो मजदूरी हो या जो भी हो, वसूली हो, वो सारे के सारे क्या किए गए, बाहर कर दिए गए और किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रह गया किसी को। बस अब क्या किया गया, बोले जो भी करेगा वो गवर्नर करेगा, उसकी काउंसिल करेगी, उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं होगा। फिर कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। यानी कलकत्ता में जितने भी लोग रहते थे वो सारे के सारे आ गए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, अब यहां पे सुनिए, अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। उन्होंने कहा जो हिंदू वाले लोग हैं उनका न्याय हिंदू के हिसाब से होगा, जो मुस्लिम वाले हैं उनका न्याय मुस्लिम के हिसाब से होगा। जैसे मान लिया हिंदू धर्म में लोग जो है वो गाय को पूजते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में लोग गाय को खा लेते हैं, तो अपने अपने कानून हैं। ठीक है। जैसे मान लिया हिंदू धर्म में क्या होता है, शायद दिन के समय लोगों को जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में हमें पता नहीं, लेकिन शायद शाम के टाइम जो है दफनाया जाता है। तो सारे काम उल्टे हैं। तो सीधी सी बात, इन्होंने क्या किया, भाई जो न्यायालय न्याय करेगा, ये वाला है 81 की बात कर रहे हैं, आप बार बार सुने और अपने हिसाब से सुन के नोट्स बनाएं। ठीक है। तो बोले न्यायालय जो है हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को और मुस्लिमों के कानूनों के हिसाब से मुस्लिमों का न्याय करेगा। ठीक है। इसे यहां पर देखा जाए तो एक समान नागरिक संहिता जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। एक समान नागरिक संहिता क्या होती है, एक समान नागरिक संहिता मतलब सबका साथ सबका विकास, हर आदमी के लिए एक कानून हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। बोले जो हिंदुओं का हिसाब किताब होगा वो हिंदुओं के हिसाब से होगा और जो मुस्लिमों का हिसाब किताब होगा वो मुस्लिमों के हिसाब से होगा। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी जो भी प्रांतीय न्यायालय, छोटे छोटे जो न्यायालय हैं, अब यहाँ पे बात सुनिए, इस पूरे एक्ट का काम ही एक था, केवल बेइज्जती करना सर्वोच्च न्यायालय की। देखा जाए तो बोले अगर छोटे छोटे जो न्यायालय हैं वो न्यायालय भी क्या करेंगे, अगर उनकी कोई अपील भी है, जैसे हम लोग करते नहीं कि नीचे हो तो बड़े लेवल पे अपील कर रहे हैं, हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो बोले जो अपील भी होगी वो अपील होगी कहाँ, आप करोगे गवर्नर के यहाँ, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। बोले सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ करेगा वो गवर्नर करेगा। ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। भैया यानी जो नियम बनेंगे, नए कानून बनेंगे, वो भी कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल। इस समय आपको पता होगा, इस समय हम लोगों के अगर कोई कानून बनाना होता है, कोई अधिनियम बनाना होता है, तो उसे कौन बनाता है, संसद। संसद में नियम बनता है, फिर वो पारित होता है, लेकिन कुल मिला के उस जमाने में क्या किया गया, गवर्नर जनरल। यानी सरल भाषा में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय के सारे दायरों को खत्म कर दिया गया और जो हमारा गवर्नर जनरल था उसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। नियम बनाएगा वही, कोई प्रांतीय न्यायालय की कमी होगी उसकी अपील को भी सॉल्व करेगा वही। इस तरीके से सारी की सारी जो कंडीशनें थी उन्हें समाप्त करके गवर्नर जनरल को ऊपर कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय की ताकत को बहुत कम कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था यह पिट्स इंडिया एक्ट, जरा बताते हैं। इसकी विशेषताएं जरा सुनिए। नंबर 1, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी जो फाइनेंशियल वाला काम है वो अलग देखा जाएगा और जो राजनीतिक वाला काम है वो अलग देखा जाएगा। नंबर 2, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया और द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। द्वैध शासन मतलब डुअल सिस्टम, अलग अलग तरीके से, डबल तरीके से जो है शासन किया जाएगा। मान लिया प्रांतीय लेवल पे अलग हो रहा है, केंद्रीय लेवल पे अलग हो रहा है, तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति मिली कि यह भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। ये जो आपका है पिट्स इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था ये आपको बताते हैं। नंबर 1, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, जहां भी कहीं पहली बार आए, समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम जो पहली बार हुआ वो पूछा जाएगा। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है। यानी अब यहां पे 2 बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे कंपनी के क्षेत्र कौन से हैं,
कंपनी के सारे क्षेत्र, मतलब कंपनी का शासन पूरे भारत में नहीं था, कुछ रियासतें थी, कुछ राजा थे, जो राजा ये कहते थे नहीं हम कंपनी की नहीं मानेंगे, तो हर जगह कंपनी का शासन नहीं था, लेकिन जो जो शासन जो क्षेत्र थे वो कंपनी के थे, उन्हें पहली बार ब्रिटिश शासन का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, तो कुल मिला के भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और नंबर 2, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी जो ब्रिटिश प्रशासन है वो कंपनी के शासन में जितना भी प्रशासन है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यानी देखा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1858 में कंपनी का शासन आया, जब 1857 की क्रांति हुई, लेकिन देखा जाए तो पहले से ही कंपनी को इतना कमजोर कर दिया था कि धीरे धीरे उसे समेट रहे थे, उसकी शक्तियों को कम कर रहे थे। तो यही किया 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसने क्या किया? पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के जो शासन थे उसे, शासन बोले आप ही करो, लेकिन हम आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जितनी शक्ति है जो प्रशासन है उस पर हम नियंत्रण करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उस पर नियंत्रण किया गया। फिर आया 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बहुत ही अच्छा, ये पूरा वीडियो एक बनाया गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। आराम से अपने आप नोट्स बनाइए, 10-15 बार वीडियो को देखिए। 1786 का अधिनियम काफी मेहनत के तहत ये पूरे नोट्स निकाले गए हैं। अगर कोई कहेगा कि हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाएगा, नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए कायदे से, फिर देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो लगा दें, पीडीएफ बना देंगे। 1786 का अधिनियम क्या था? तो 1786 में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने इस पद को स्वीकार करने के लिए निम्न शर्त रख दी। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम बन जाएंगे, गवर्नर जनरल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, हम ऐसे नहीं बनेंगे। तो भैया शर्त आदमी की क्या होती है? किसी से कह दो भाई आओ हमारे घर पे आओ जरा यार, ऐसा करो, मेरे घर के सब तुम ही करता धरता हो, आदमी कहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि फिर हमें अगर तिजोरी से रुपए निकालने हैं तो बार बार पहुंच गया भैया लाओ चाबी लाओ, बोले सब कुछ मेरे हाथ में होगा, शासन व्यवस्था मेरे हाथ में होगी। तो क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को मानने का अधिकार नहीं है। बोले सर्वोच्च न्यायालय तो किनारे करो, जो काउंसिल है हमारी, जो सलाह देने वाली सलाहकार लोग हैं, बोले अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो हम उनका निर्णय भी नहीं मानेंगे, जो मेरा मन होगा, जैसा नियम वैसा नियम हम बनाएंगे, तब हम बनेंगे गवर्नर। ये नहीं लोग 4 आदमी 4 चिलबुग्गे बैठे हुए बोले ऐसा है, आप ऐसा नियम बनाएंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। बोले हमें कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद चाहिए। ठीक है, इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। यानी जो बॉम्बे मद्रास वगैरह के गवर्नर थे, पहले ही गवर्नर जनरल का उन पर अधिकार हो चुका था, लेकिन इस एक्ट के तहत जब इसे कमांडर इन चीफ बना दिया गया तो ताकत इसकी और ज्यादा बढ़ गई। और जो बॉम्बे थे, मद्रास थे, ये लोग सब लोग बहुत कम, यानी इनकी ताकत कम हो गई। फिर भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये विशेषताएं थी इस जो अधिनियम पारित किया गया 1786 का अधिनियम। क्या? भारत पर व्यापार के एकाधिकार। अब ये एकाधिकार क्या है? एकाधिकार मतलब जो कंपनी है 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मतलब ये जो कंपनी है केवल यही यहां पर व्यापार कर सकती है, उसी का एक अधिकार है, एकाधिकार है, बाकी कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ा दिया गया, यानी वही एक कंपनी है जो यहां पे वर्क करेगी या फिर काम करेगी, बाहर का कोई नहीं आ सकता। ठीक है, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है, यानी जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं किया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारत राजस्व से भुगतान किया जाए। यानी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं या फिर जो चलाने वाले हैं, उन सबको भुगतान कौन करेगा? भारत का जो राजस्व है, जो उससे पैसा आ रहा, उन सबको सैलरी दी जाएगी भारत के राजस्व से। ये था हमारा 1786 का अधिनियम। उसके बाद आया चार्टर कानून 1813। ठीक, अभी हम लोग 1858 पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शासन शुरू होगा दूसरा, ठीक, जो आया था सम्राट वाला। तो फिर आया चार्टर कानून 1813। ठीक है, ये चार्टर कानून 1813 क्या था आपको बताते हैं। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यहां से कि अभी इससे पिछले वाले में क्या हुआ था
कंपनी को 20 सालों के लिए दे दिया गया था एकाधिकार कि आप ही काम करेंगे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी का शासन समेट रहा है। देखिए, चार्टर कानून लाया गया 1813 में और कहा गया कि अब कंपनी का एकाधिकार नहीं है, बाहर की जो ब्रिटिश कंपनियां वो भी आके यहाँ पर अपना व्यापार कर सकती हैं, अपने व्यापार को बढ़ा सकती हैं। तो भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। परंतु दो चीजें याद रखनी, चाचा से, चाय का और चीन का व्यापार जो है, परंतु चाय के व्यापार और चीन के व्यापार में कंपनी को एकाधिकार बहाल रखा गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, चाय का सारा काम वही करेगी, चीन का व्यापार वही करेगी, बाकी एकाधिकार समाप्त है, बाकी कंपनियां आके अपना काम कर सकती हैं। ठीक है। भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकटवा स्थापित किया गया। यानी जहां जहां कंपनी का शासन था वहां पे ब्रिटेन के राजा का जलवा यानी प्रभुता को बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। यानी जो ईसाई धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया, लोग आते थे, बताने लगे थे, अपने बंदोबस्त करने लगे प्रचार का। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। यानी बाहर से लोग आने लगे, ईसाई धर्म के लोग आने लगे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्कूल खोले, कॉलेज खोले, बहुत सारी बातें हुई और ईसाई धर्म का प्रचार बहुत तेजी से करने लगे। उसके बाद भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी अब टैक्स की जो व्यवस्था थी वो भी लगने लगा। टैक्स क्या है? टैक्स का मतलब जो है लगान। आपने पिक्चर देखी होगी लगान, कौन थे यार, कोई था, हाँ आमिर खान थे। तो वो जो लगान था टैक्स वाला आइटम, वो भी यहीं से आया, चार्टर कानून 1813 से, कि अब जो है टैक्स लगाया जाएगा या फिर जो है लगान लिया जाएगा लोगों से, भारतीय लोगों से, और कर भुगतान नहीं करने पर दंड किया जाएगा। यानी अगर आपने टैक्स नहीं दे पाया, चाहे आपकी खेती हो ना हो, सूखा पड़े, उससे मतलब नहीं है, इन्हें आपको टैक्स देना। और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो फिर पिक्चर देखी होगी लगान, ये उठा उठा के पटके जाएंगे, कोड़े लगाए जाएंगे, दुनिया भर की बात नहीं है सब। ठीक है। उसके बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक, अभी 1833 का चार्टर अधिनियम क्या, जरा सुनिए। इसमें विदेशी ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम और निर्णायक था। यानी केंद्रीकरण की तरफ। अब ये केंद्रीकरण क्या है हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। केंद्रीकरण का मतलब जैसे अपने यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री है, ठीक, फिर वो नीचे सब कुछ देख रहा, तो केंद्र से सब कुछ जो है, जो ऊपर का राजा होगा वो सब कुछ देखेगा और बाकी जो लोग हैं वो सब उसके नीचे काम करेंगे। तो केंद्रीकरण के लिए सबसे पहले कौन सा अगर पूछा जाए तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1833 का जो था वो क्या है, 1833 के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और नागरिक और सैन्य शक्तियां उसे सब दे दी गई। अब जरा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो बंगाल का था वो कौन था, अभी पीछे लिखवाया था, कौन थे यार, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, अभी हमने आपको बताया था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके बाद जो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे शायद, शायद वारेन हेस्टिंग्स ही थे शायद, चलो जो भी थे आपने हमने बताया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही थे। ठीक है, याद है हमें। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे पहले, वो काहे के थे, बंगाल के थे। लेकिन कोई कहे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो याद आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसने मद्रास और बंबई की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की शक्ति मिली। यानी यहाँ पे केंद्रीकरण हो गया है और केंद्रीकरण में जो भारत का गवर्नर जनरल है अब सब कुछ वही है, वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले कानूनों को, जो पहले से कानून बने हुए थे उन्हें कहा गया नियामक कानून, और जो नए कानून बने थे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। जैसे अभी भी बहुत सारे आपने देखा, एक एक्ट था अभी वो कौन सा, CAA जनसंख्या वाला एक्ट था, उसके बाद बहुत सारे एक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी एक्ट बन रहे हैं ये सब कहाँ से, एक्ट नाम कहाँ से आया, तो यहीं से आया। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इससे पहले वाले जितने भी थे उन्हें नियामक कहा गया और जो बाद वाले हैं उन्हीं को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी अब व्यापार उनका कुछ नहीं रह गया, लगभग खत्म हो गया। और 1833 एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। यानी सिविल सेवा के लिए जो आप पेपर देने जा रहे हैं
पहली बार उसका खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? 1833 में। कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अब यहाँ पे बता दिया गया, धीरे धीरे अंग्रेजों की समझ में आ रहा था। असली बात यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अंग्रेजों की समझ में आ रहा था कि भारतीयों को बहुत देर तक बौरा नहीं बना सकते हैं, तो वो बेवकूफ़ बना के बीच बीच में लॉलीपॉप देते रहते थे। लॉलीपॉप का मतलब कोई एक चार्टर ले आए कोई, उसमें बता दिया कि ऐसा है, तुम लोगों को जो है सारे पद मिल जाएंगे, सारे पद मिल जाएंगे। भारतीय खुश होगा, यार अंग्रेज शासन तो बहुत बढ़िया, अब तो हम भी पेपर दे सकते हैं, हमारे लिए भी खुली प्रतियोगिता है और हम भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आराम से बौरा बना देते थे और बीच बीच में अपना शासन चलाते रहते थे। ठीक है, उसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। 53 के बाद में फिर शुरू हो जाएगा सम्राट वाला शासन, उस पर भी जल्दी बात करेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम, और देखा जाए तो ये आखिरी था जो कंपनी वाले में था, क्योंकि इसके बाद फिर क्रांति हो गई, सबने सुना होगा, भी बताएंगे। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, 1793 से 1857 तक ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया अधिनियमों में यह अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा, ताज वाला शासन हमने आपको बताया, ठीक, सम्राट का। तो पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एक प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। यानी जो विधायी वाले कार्य हैं, कानून बनाने वाले, वो अलग, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय परिषद कहा गया या केंद्रीय परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। इनमें प्रक्रियाएं ब्रिटिश संसद की तरह अपनाई गई। यानी जो जो ब्रिटिश संसद करती थी, बिल्कुल वैसी यहाँ पे एक ब्रिटिश संसद, मतलब एक संसद बना के, छोटी सी संसद, और बिल्कुल उसी तरीके से काम को करवाया गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया तथा यह भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। यानी भारतीयों को पहली बार खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा देने का कब मौका मिला? 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी। यानी भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति बनी? मैकाले समिति। कब बनी? 1853 चार्टर अधिनियम, एक घंटे की तो नहीं हो गई, चार्टर अधिनियम। इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का जो चुनाव, हमने आपको बताया 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के आज़मों में किया गया। यानी जो 6 लोग चुने जाएंगे, उनमें से 4 लोगों को कौन चुनेगा? बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार बार पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। और अब यहां तक आपने देखा कंपनी का शासन। अब चलेगा ताज वाला शासन। ताज का शासन कब से स्टार्ट हुआ? 1858 से। ठीक है, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम क्या है? इसके बाद अब शुरू हो गया कंपनी यानी ताज का शासन। थोड़ा बता देते हैं आपको। 1857 में क्रांति हुई, सब लोग जानते हैं, मंगल पांडे को, रानी लक्ष्मीबाई को। और ये क्रांति एक महान क्रांति थी। ठीक है, जैसे सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह, ठीक है, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इन सब के नाम से जाना जाता है। तो जब ये क्रांति हुई तो जो मौका था, उन्हें मौका मिल गया ब्रिटिश वालों को। किसे मौका मिला? जो शासन था ऊपर, ताज वाला शासन था, क्राउन, महारानी वगैरह जो थी, उन्हें मौका मिल गया कंपनी के लिए कहने का। जड़ें बहुत मजबूत नहीं थी इनकी, कंपनी की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो गई। और जब जड़ें कमज़ोर हो गई तो फिर शासन आ गया किसके हाथ में? महारानी के हाथ में। ठीक है, और जब महारानी के हाथ में शासन आया तो उसे कहा गया 1858 के बाद कंपनी का शासन या ताज का शासन। कंपनी का शासन कब खत्म हुआ? कंपनी का शासन खत्म हुआ 1858 में, और उसके बाद शुरू हो गया ताज शासन। ठीक है, अब आइए इस पर बात करते हैं। इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा गया। भारतीय शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया। विशेषताएं क्या थी इसकी? भारत का शासन सीधे महारानी के पास चला गया, यानी महारानी से, और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। आप यहाँ पे सुनिए, गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या हो गया? वायसराय। यानी पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसका नाम हो गया वायसराय।
और वायसराय की जगह पे आपको बता चुके हैं हम पहले ही, अब गवर्नर जनरल पे नियंत्रण नहीं है, अब नियंत्रण हो गया है महारानी के पास। ठीक है, भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद हम नाम बदल के क्या लिख गया, वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इन्हीं को पहला वायसराय भी कहा जाता है, यही पहले वायसराय भी थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग या फिर पहले वायसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी काम कर रहा है कौन ऊपर, महारानी। ठीक है, महारानी बैठ के देखनी काम कौन करेगा, नीचे वायसराय। जैसे यहां पे देखा जाए तो आप देखिए राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल किसके लिए काम करते हैं, केंद्र के लिए। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, वो यहाँ पर जैसे ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, वैसे राज्यपाल प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल क्या करता है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना या जो भी काम है वो सारे का सारा राज्यपाल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे वहाँ पर प्रधानमंत्री, वैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो राज्यपाल किसका आदमी होता है, केंद्र का। ठीक है, उसी तरीके से वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग किसके आदमी थे, केंद्र के, यानी सारा काम महारानी कर रही थी, लेकिन जो वायसराय थे वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गए। ठीक, जैसे आजकल राज्यपाल होते हैं। इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी जो डबल सिस्टम चल रहा था शासन वाला वो समाप्त हो गया, यानी द्वैध शासन प्रणाली निपट गई। उसके बाद एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। अब एक नया पद बना भारत का राज्य सचिव, जिसमें भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति नियत थी, यानी सबसे नीचे कौन है, वायसराय, वायसराय के ऊपर राज्य सचिव, और राज्य सचिव से ऊपर कौन है, अपनी महारानी। ठीक है, तो यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया, यानी सबसे नीचे गवर्नर जनरल, फिर उसके ऊपर गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय कह लो, उसके ऊपर राज्य सचिव, और राज्य सचिव के ऊपर ब्रिटिश का जो क्राउन था वो। ठीक, परिषद अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और अगर उसकी कोई गलती है तो उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य था। जो प्रशासन प्रणाली है उसे सुधारने के लिए यह मुख्य रूप से अधिनियम लाया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, कंपनी की हालत खराब हो गई थी, तो इसे प्रशासनिक मशीनरी को सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक, उसके बाद आया 1861 का 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या था ये भैया, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब उन्होंने महसूस किया जो भारतीय हैं उन्हें इतनी आसानी से काम नहीं चला, तो बीच बीच में लॉलीपॉप देते रहो। तो ये 1861 का अधिनियम आया। क्या अधिनियम था, जरा सुनिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। अब देखो लॉलीपॉप दिया, बोले भैया हम अकेले कानून थोड़ी ना बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हो तुम भी तो कर रहे हो, तो भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल कर सकता है, यानी सरकारी रूप में नहीं, जितने सरकारी हैं वो तो हैं गवर्नर, वायसराय जो भी उनकी काउंसिल है, लेकिन अगर वायसराय चाहे तो कुछ भारतीय लोगों को इकट्ठा कर सकता है और अपने लेवल पे उन्हें शामिल कर सकता है। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया था। सुन लीजिए कौन कौन थे। एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे, और एक सर दिनकर राव जो है उन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो यानी भारतीयों को किस में आराम से जोड़ा जा सकता था, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें भारतीयों को भी ऐड कर सकता था गैर सरकारी तरीके से। कौन कौन, जो वायसराय था वो ऐड कर सकता था। कितनों को सबसे पहले ऐड किया गया, 3 लोगों को, एक बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा और एक सर दिनकर राव जी को ऐड किया गया। ठीक, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई को पुनः विधायी की शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रारंभ। अब इस अधिनियम के बाद जो बंबई और मद्रास बिल्कुल कमजोर हो गए थे, जिनके गवर्नरों की कोई औकात नहीं रह गई थी, अब उन्हें भी वापस शक्ति मिल गई और दोबारा से विकेंद्रीकरण होने लगा। पहले ऊपर एक पावर थी, वो पावर खत्म हो गई और उसकी जगह पर सबको अपनी अपनी ताकत दोबारा से मिलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस प्रकार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, यानी 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके तहत एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अब यहाँ पे फिर वो तोड़ दिया गया और उस रेगुलेटिंग एक्ट को पलट दिया गया और उसकी जगह पे अब आ गया सब लोग अपना अपना काम दोबारा से करेंगे और विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। वायसराय को परिषद में नियम और आदेश की शक्तियां मिली, यानी वायसराय नियम बना सकता है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई
पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई। यानी ये पूछा जाता है कि 1859 में पोर्टफोलियो जो प्रणाली है किसने स्टार्ट की, तो लॉर्ड कैनिंग ने, और उसे मान्यता कब मिली, 1859 यानी 1859 में उन्हें मान्यता मिल गई। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के 6 माह तक अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी। जैसे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया था, अपने आप आपातकाल घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री में काफ़ी पावर होती है अगर वो चाहें, क्योंकि भैया होता क्या, कोई भी अध्यादेश लाना तो कहाँ जाओगे, मंत्रियों के पास जाओगे, और मंत्रियों का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति से भी ज़्यादा अगर कोई कह दे तो प्रधानमंत्री अपना जलवा दिखा सकता है। तो जैसे इंदिरा गांधी जी आपातकाल ले आई थी, वैसे इन्होंने ये भी कह दिया कि तुम अध्यादेश ला सकते हो और आपातकाल लगा सकते हो, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में। 1892 का फिर आया भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये कब आया, 1892 में। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। यानी जो गैर सरकारी सदस्य बढ़ रहे थे, अब उन्हें पहले 3, 4, 6 थे, अब और बढ़ाया गया उन्हें। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार जो है चुनाव प्रक्रिया कब आई, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ पे चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बस इन्होंने कहा गया कि हाँ लोगों जो है चुन सकते हैं लोग बाहर से। तो ये चल गया आपका 1892 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बढ़ाते चलते हैं। उसके बाद जो आया उसने बिल्कुल ऐसी की तैसी करके रख दी। एक भैया थे अपने मार्ले और एक थे मिंटो, और ये जो मार्ले मिंटो सुधार आया अधिनियम, इसका बहुत विरोध हुआ 1909 में, ठीक है। जो इसमें लॉर्ड मार्ले थे, ये थे भारत के राज्य सचिव, ये थे भारत के राज्य सचिव, और ये जो मिंटो थे ये थे भारत के वायसराय, भारत के वायसराय थे, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई, और दोनों स्तरों विधानसभा का दायरा बढ़ाया गया, 16 से लगभग 60 हो गया। जो केंद्रीय वाला था वो बढ़ के 16 से 60 हो गई सीटें, और जो प्रांतीय वाले थी वो असमान रूप से बढ़ता रहा। लेकिन यहाँ पे अब जरा सुनिए, पहली बार भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, बढ़िया है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। यानी वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद है, काम करता वायसराय, उसमें भारतीय भी अब शामिल हो सकते हैं। तो पहले कौन शामिल हुआ, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब यहां पर इन्होंने माल्य मिंटो सुधार क्यों जाना जाता है, इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन की बात की। पृथक निर्वाचन मतलब मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान वोट दे सकता। अब यहाँ पे देखिए फूट डालो राज करो वाली नीति है कि यार पूरा भारत है, उसमें मुस्लिम कहते हैं हम तो सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू कहते हैं हम सिर्फ हिंदू को वोट देंगे, ईसाई कहते हैं हम ईसाई को वोट देंगे, हम अपना नेता चुनेंगे। तो ये माल्य मिंटो का फैलाया हुआ राग था। इन्होंने क्या किया, बोले जो मुस्लिम लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, अलग निर्वाचन प्रणाली की बात की, और इसी वजह से इनका विरोध करना शुरू कर दिया गया। और प्रतिनिधित्व का प्रावधान इन्होंने किया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। यानी इन्होंने कह दिया आप अपनी सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक मतलब अपनी जाति के बारे में गाते रहना, अपने धर्म के बारे में गाते रहना, धर्मनिरपेक्ष सबको मानना। तो सांप्रदायिकता मतलब इन्होंने कह दिया कि सब लोग अपने अपने नेता को चुनेंगे, अपने अपने को वोट देंगे। इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा विरोध कहा गया, तथा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी अपने अपने धर्म को वोट दोगे, इसका जनक किसे कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो साहब को कहा गया, लॉर्ड मिंटो साहब को, ठीक है। फिर आया 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया 1919 में। अब जरा सुनिए, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। अब देखिए यहां पे सुनिए मेरी बात बहुत कायदे से। 1919 के अड़ोस पड़ोस क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, इन्होंने देखा यार ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा अगर भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया, जो लोग सैनिक भी लेके गए थे भारतीय, बोले अगर भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया तो यार हम तो हार जाएंगे, बेइज्जती बहुत हो जाएगी। इन्होंने एक और लॉलीपॉप दिया, बहुत चालाक थे अंग्रेज, एक और लॉलीपॉप दिया और बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू कौन थे, ये इस समय भारत के राज्य सचिव थे,
ये थे भारत के राज्य सचिव, और ये कौन थे? भारत के वायसराय थे इस समय, ठीक है, भारत के वायसराय थे। और इन्होंने 1919 में से बनाया, 1921 में से लागू कर दिया। क्या कंडीशनें थी? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया जाए, और द्वैध शासन, केंद्र का शासन अलग, प्रांत का शासन अलग। जितना भी कानून बनाएगा केंद्र के लिए वो वायसराय बनाएगा, प्रांत के लिए जो कानून बनाएगा वो गवर्नर बनाएगा, और दोनों अलग अलग स्तर पर काम करेंगे। इस तरीके से दोबारा से द्वैध शासन प्रणाली वापस कब आ गई? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण, ठीक है। लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। इसमें जो प्रांतीय थे उसमें दो काम किए गए, दो विषय, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित, ठीक। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर वाले, और आरक्षित का मतलब रिजर्व वाले, ठीक है। दो विषयों के बारे में बताया गया। उसके बाद इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की, यानी पहली बार जब चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा गया कि चुनाव है, तो वो कहाँ हुआ? इसमें। और भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ। अब यहाँ पे सुनिए, आज जो व्यवस्था चलती है आज भी वही चलती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये कब हुआ? यही जो चेम्सफोर्ड वाला सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला सुधार था, यहीं से जो विधान परिषद थी उसे बदल के लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण किया गया, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना आवश्यक थे। यानी जो अब वायसराय की 6 सदस्य वाली परिषद बनेगी उसमें से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिए गए। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, अब यहां देखो ये उनके भी बाप निकले, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। उन्होंने कहा सिर्फ मुस्लिमों का अलग चुनाव होगा, इन्होंने कहा सिख का भी अलग होएगा, ईसाइयों का भी अलग होएगा, और मिशनरियों का भी अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। यानी सिख का, आंग्ल भारतीयों का, यूरोपियों का, सबका अलग अलग उन्होंने लागू कर दिया। जब ये हुआ तो यहां पर क्या हुआ? बहुत ज्यादा विरोध किया गया, ठीक है, सुना होगा, बहुत ज्यादा उस समय भी विरोध हुआ। और उसके बाद फिर गांधी जी वगैरह वहां पे जब तक एंट्री हो चुकी थी उनकी, तो इस कानून के संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत का अधिकार भी प्रदान किया गया। यानी यहां से आप भारतीय वोट डाल सकते थे, जिनके पास अच्छा पैसा है या जिनके पास शिक्षा है, नॉलेज है, वो लोग अब वोट डाल सकते थे, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया 1926 में, लोक सेवा आयोग। लेकिन अब यहां पे सुनिएगा जरा, ये जो 1926 में, ये केंद्रीय भी बोल सकते हैं इसे, जो आप पेपर देते हैं यूपीएससी, ठीक है, वो ये इसे बोलते हैं सीपीएससी, ये सेंट्रल के लिए था, यह सीपीएससी सेंट्रल के लिए है। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। आगे इसे 1935 में बदल के कर दिया जाएगा यूपीएससी, ठीक है। तो अभी बने रहिए, अभी हम आपको बताएंगे। तो केंद्रीय लगा देना, हम लिखा हमने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, सीपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में, ठीक है। और इस तरीके से भर्ती कर सकते हैं। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया है, इसी के तहत कि भैया केंद्र का बजट अलग है, राज्य सरकारें अपना अपना बजट अलग बनाएं और अपने हिसाब से अपने देश को आगे या अपने प्रांत को आगे चलाएं, ठीक है। 1921 में रेल बजट को अलग करने की समिति बनी और यह बजट अलग हो गया। यानी जो रेल का बजट है पहले वो भी संघ में बनता था, 1921 में रेल बजट को भी अलग कर दिया गया, ठीक है। और अब आया साइमन कमीशन या साइमन आयोग। देखते हैं क्या है साइमन कमीशन। 1 घंटे 5 सेकंड से ऊपर की वीडियो नहीं बनती है, देखते रहना। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन या साइमन आयोग नवंबर 1927 में साइमन के नेतृत्व में, यह 1927 में आया, साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। सभी सदस्य ब्रिटिश थे, सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। अब भैया ये साइमन जो कमीशन आया, इसीलिए उस समय नारा भी आया था, गो साइमन गो या साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। क्यों यार, तुम साइमन आयोग बना रहे हो, तुम नियम बना रहे हो, कानून बना रहे हो, और तुमने सारे के सारे जो अंग्रेज हैं वो शामिल कर लिए, तो फिर जब तुमने सारे अंग्रेज शामिल किए तो कानून भी अपने लिए बनाओ जाके, भारतीय कानून क्यों मानेंगे भाई? तो कानून वानून कुछ नहीं, उन्हें ऐसा है भारतीय कोई शामिल नहीं है, हम कानून में हिस्सा नहीं लेंगे और इसे वापस लिया जाए। और उसी समय आपने देखा होगा जो लाला लाजपत राय वगैरह भी थे, उनकी लाठियां आठियां पड़ गई थी, तो वो भी एक्सपायर वगैरह हो गए थे। तो आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की सिफारिशें की। अब इन्होंने कह दिया अभी भी सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखे, लेकिन वहां पे काफी भेदभाव बढ़ गए। कांग्रेस के नेता थे और बहुत सारे, इनने सबने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने के बाद फिर 3 गोलमेज आंदोलन हुए। हमने गांधी जी पे एक पूरी वीडियो बना रखी है, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। और उसके बाद आप वहां पे देखिए गोलमेज आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में बताया। गांधी जी ने केवल एक गोलमेज आंदोलन में भाग लिया था,
और उनकी शर्तें नहीं मानी गई थी। भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। तो गोलमेज आंदोलन, इन लोगों में जो चर्चाएं हुई बीच में, वो गोलमेज आंदोलन हुए 3, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें जो थी, उनके सबके बीच में बैठ के जो है चर्चा हुई, और चर्चा के आधार पर एक संवैधानिक श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है, जिसे विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया। और समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो 1935 में भारत परिषद अधिनियम लागू हो गया, ठीक। उसके बाद सांप्रदायिक कुछ अवार्ड रखे गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना बनाई और एक अवार्ड टाइप, नहीं फूट डालो राज करो, कि अपना अपना अगर काम करोगे अलग निर्वाचन व्यवस्था होगी, ठीक है। जैसे दलित जो ये तो क्या नाम इनका, भीमराव अम्बेडकर साहब तो ये पहले ही कह रहे थे कि हम दलितों का अलग चुनाव करवाएंगे, या जो नीची जात वाले लोग हैं उनका अलग चुनाव करवाएंगे, इसलिए ये शामिल होने भी गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि यार सबको आपस में लड़ा दे रहा, और जो जीते उसके अवार्ड इसलिए से नाम दिया जा रहा, अवार्ड का मतलब सबको अलग अलग, जो जीता वही सिकंदर टाइप, तो इसलिए अवार्ड टाइप नाम रख दिया, सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है। 1932 में महात्मा गांधी ने क्या किया, छुआछूत को खत्म करने के लिए उसी समय हरिजन नारा दिया। लोग कहते थे कि ये छुआछूत वाले तो जो हरि के जन है, इन्होंने कह दिया, तो वो हरिजन नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने, ठीक है। इन्होंने छुआछूत पे काफ़ी काम किया, और फिर क्या किया, इन्होंने यरवाड़ा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब यरवाड़ा जेल में संजय दत्त भी गए थे, आपने संजू पिक्चर देखी होगी, देखी है, वो कहाँ गए थे, यरवाड़ा जेल में। जो VIP बड़े बड़े जितने नेता होते हैं उन्हें यरवाड़ा जेल में ले जाया जाता है, तो महात्मा गांधी को भी वहीं बंद कर दिया गया। इसके पीछे भी कंडीशनें होती हैं, अगर बड़े नेता होंगे उन्हें उठा के अनशन जेल में डाल देंगे, जो उनके जो सपोर्टर होंगे सहायता करने, वो तो गदर काट के रख देंगे, तो कह देते हैं कि भैया जेल नहीं ले जा रहे हैं, बढ़िया फ्रिज का इंतजाम मिलेगा, नाम के लिए है खाली, और उठा के बंद कर देते हैं जाके, ठीक है। तो कुल मिला के गांधी जी को भी वहीं पे बंद कर दिया गया। जब गांधी जी बंद हो गए, उनने अनशन कर लिया, तो अंग्रेजों को लगा यार अगर कहीं मान लिया जो गांधी जी हैं वो निपट लिए तो खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1940 का थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध भी आगे हुआ, वहाँ पे भी, लेकिन उन्होंने कहा यार खेल बिगड़ जाएगा, जितने नेता सब खिलाफ हो जाएंगे और भारतीयों को समेटना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा करो इनकी बात मान लो गांधी जी की, ठीक है। तो कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच एक पूना पैक्ट समझौता, यह भी हमने आपको बताया गांधी जी वाली वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में बताई हमने कायदे से। तो अम्बेडकर साहब जो थे और जो कांग्रेस वाले नेता थे, इनके बीच में पूना पैक्ट समझौता हो गया। हालांकि यहाँ पे जो सीटें थी आरक्षण वाली, गांधी जी ने अम्बेडकर साहब से कहा देखिए आपकी जो सीटें हैं वो हम बढ़ा देंगे, शायद 150 के करीब कर दी गई थी, बढ़ा के पहले 60-70 थी, उस वीडियो में हमने बताया है। तो सीटों को बढ़ा देंगे हम आपको, लेकिन आप अलग चुनाव ना करें। तो पूना पैक्ट समझौता हो गया गांधी जी यानी कांग्रेस नेताओं और अम्बेडकर साहब के बीच, और इस तरीके से उनकी बातों को मान लिया गया, और निर्वाचन प्रणाली अलग नहीं की गई, बल्कि एक साथ ही चुनाव होगा। जैसे अभी भी कुछ सीटें हैं जो नियुक्त होती हैं, वहाँ पे बता दिया जाता है कि उनके माले इतनी जो है रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में पूना पैक्ट समझौता हो गया और सीटों को बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो भारत सरकार जो अधिनियम आया 1935 में, देखते हैं इसके बारे में। बस देश आजाद होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, 15-20 मिनट और लगेंगे। भारत सरकार अधिनियम, ये बहुत अच्छी वीडियो बनी है पूरी, मेरे हिसाब से हमने इसमें सब कुछ और उसके बाद लागू हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत, यहां पर काफी सारी चीजें हुई हैं, अभी आपको बताते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 1935, ठीक है। इसमें क्या था, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। विशेषताएं इसकी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जरा सुनिए, अखिल भारतीय संघ मतलब पूरा भारत एक है, ठीक है, और उसमें कई रियासतें थीं, राज्य थे, इन सबको इकाई यानी एक मान लिया गया। लेकिन केंद्र और इकाइयों के बीच 3-3 सूचियां थीं। संघीय सूची थी जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची थी 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय टोटल रखे गए, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और जो बची हुई शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो सारी की सारी वायसराय को दे दी गई, जैसे इस समय प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन अब तुमने तो कह दिया अखिल भारतीय संघ पूरा भारत एक है, ऊपर से हमारा वायसराय काम करेगा, लेकिन कुछ रियासतें, कुछ राजा थे वो इसमें शामिल नहीं हो। उन्होंने कहा देखो ऐसा है यार, हम तो शामिल हो जाएंगे, हम आ जाएंगे सरकार के अंतर्गत, उसके बाद हमसे टैक्स भी वसूलेंगे, दुनिया भर का रमलबाजी, हमारी शक्ति खत्म है, मेरा सत्ता छिन जाएगी, इसलिए हमें शामिल नहीं होना। और जब शामिल नहीं हुए तो ये अधिनियम यानी जो व्यवस्था इन्होंने बनाई थी ये कामयाब नहीं हुई। देशी रियासतों के शामिल ना होने से यह व्यवस्था कामयाब नहीं हुई। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, जो बाद में लागू हो नहीं पाया, ठीक है।
यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसे आप बोलते हैं 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 10% जनसंख्या जो है उसे मत का अधिकार दे दिया गया। अब 10% लोग जो है वो वोट डाल सकते थे। अब यहाँ पे कुछ खास बातें, यही वाला जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, हमने आपको बताया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सीपीएससी कब बना, 1926 में। लेकिन जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय, और इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी भी स्थापना हुई। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो अपना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम लोग एससी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, यानी तीनों की तीनों 1935 में स्थापना हुई। किसकी किसकी? यूपीएससी की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग, आरबीआई की स्थापना और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1935 में हुई। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछे केंद्रीय वाले की, सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तो 1926 में, और यूपीएससी की 1935 में, ठीक है। और उसके बाद अब आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और अब हम लोग बस आजाद होने वाले हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और ये आया है 1947 में, ठीक है। तो भैया जरा सुनिए, 20 फरवरी 1947, आप जरा मेरी बात सुनिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 30 जून, इन्होंने कहा 20 फरवरी, डेट हम बता दे रहे हैं, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 30 जून 1948 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे हम। इन्होंने लंबी डेट दी 1948 के लिए, हालांकि अपना देश पहले आज़ाद हो गया था, तो उन्होंने लंबी डेट दी, बोला ऐसा है 30 जून 1948 को हम ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे। और जो है तब जो मुस्लिम लीग थी उसने अपना कहने लगा कि हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, अलग राष्ट्र बनाएंगे, और वो अपना मत काटने लगे। तो क्या हुआ यहाँ पर मुस्लिम लीग, और सबसे बड़ा कारण क्या था, ये उन्होंने क्यों कहा कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। फिर एक लॉलीपॉप, इस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के आसपास, तो इन्होंने देखा यार भारत हमारा सपोर्ट नहीं देगा तो हार जाएंगे, इन्होंने फिर एक लॉलीपॉप दिया, बोले कोई टेंशन नहीं है, भारत की सत्ता दे दी जाएगी, हम सत्ता छोड़ देंगे। और इस तरीके से लॉलीपॉप दिया उन्होंने। तो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, जो बाद में पाकिस्तान बना, आपको पता है। तो 1946 में जो गठित विधानसभा बनी हुई थी, संविधान सभा जो बनाई गई थी 1946 में, उन्होंने कह दिया कि जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने कहा भैया देखो जहाँ जहाँ पे लोग नहीं मानेंगे उसे, जैसे मुस्लिम लीग ने कह दिया हम नहीं मानेंगे, हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं, हम अपना क्या आपको देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग नहीं मानेंगे वहाँ पर आज़ादी नहीं मानी जाएगी। ठीक, वो लोग अपना चाहे अलग राष्ट्र बना लें, चाहे तो अपना अलग संविधान बना लें। ये बात हुई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 3 जून 1947 में माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। तो अगर कोई पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान को विभाजित करने में सबसे बड़ा, माउंटबेटन, इन्होंने एक योजना बना दी कि भैया पाकिस्तान है उसे अलग कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान है उसे अलग कर दिया जाएगा, और कांग्रेस को चाहिए थी सत्ता, सरल भाषा में समझिए। उन्होंने कहा कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, ऐसा करें, सीधी सी बात है भैया अलग हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। कांग्रेस को सत्ता के चक्कर में उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया और अधिनियम 1947 को लागू कर दिया गया। ठीक, अब इसी के साथ साथ ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभुता राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सभी लोग तालियां बजा सकते हैं, हम लोग जो है स्वतंत्र हो गए हैं। उसके बाद भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में। ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ माउंटबेटन साहब के चलते हुए, कांग्रेस की सत्ता उन्हें चाहिए थी, मुस्लिम लीग के चलते हुए भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, जो वायसराय का पद था वो अब समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ठीक है, दोनों देशों को, अब दोनों देश यहाँ पे चाहें तो अपना संविधान बना सकते थे, किसी दूसरे देश के संविधान को अपना सकते थे, या फिर अपना नया संविधान भी बनाने की शक्ति उन्हें मिल गई थी। संविधान सभा को ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर। अब यहाँ पे सुनिए, जाते जाते फिर उन्होंने एक दाव खेला, बोले ये जो स्वतंत्रता अधिनियम बना के हमने आपको आज़ाद किया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना है 1947, जिसके तहत हमने तुम्हें आज़ाद किया है, आप चाहो तो इसे भी रद्द कर सकते। ब्रिटिश के सारे कानूनों को रद्द कर सकते हो जो आज तक बने हैं, और इसे भी रद्द कर सकते हो, यानी इसे रद्द कर दो, दोबारा से जो है भारत स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, गुलाम हो जाएगा। तो भारत ने कहा अच्छा भैया बहुत झेल लिया हमने तुम्हें, जय श्री राम, हम आपके बनाए हुए सारे कानून आज से रद्द करते हैं, बस एक कानून छोड़ के। कौन सा?
भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत आपने भारत को आज़ाद किया। अब हमें भैया दोबारा गुलामी नहीं चाहिए है, भारत आज़ाद हो गया। एक ये कानून छोड़ के बाकी सारे कानून रद्द कर दिए गए और भारतीय रियासतों को मौका दिया गया। जो रियासतें थीं, जो लोग नहीं थीं अंग्रेज़ों की तरफ, उनसे पूछा गया कि आप चाहें तो भारत की तरफ जा सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। अब 2-3 लोग जिन्होंने बड़ा खुरापात करी, एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद बहुत राग फैलाया, लेकिन अपनी सेना घुसी भारत की, बोले अच्छा बहुत दुखी करा, भी तुम्हें बताते हैं। सेना घुसी और उसने हैदराबाद जितना भी था सब कंट्रोल में ले लिया। उसी तरीके जो जूनागढ़ था, गुजरात की साइड है, वो भी बहुत रमल काट रहे थे, वहाँ भी सेना घुसी, कंट्रोल। जम्मू कश्मीर पर काफ़ी दिन मुद्दा चलता रहा, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर जम्मू कश्मीर पे एक वीडियो बना देंगे और फिर आपके काम में वो आएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर, तो ये 3 आदमी जरा खुरापात कर रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू तथा कश्मीर। सब में फिर क्या हुआ, एकीकरण प्रारंभ हुआ, सेना द्वारा घुसघुसा के जहाँ से सबको एक कर लिया गया, पूरा भारत के एकीकरण पे जोर दिया गया। और भारत में जो सम्राट का शब्द था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि सम्राट शब्द कहाँ से आया था, अंग्रेजों का दिया हो, तो कानून समाप्त होगा, उनका सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया गया। और 14-15 अगस्त भारत रात के 12 बजे बज गया था। उनसे कहा, पाकिस्तान से कहा भाई चलो तुम पहले आज़ादी ले जाओ। तो 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ठीक है। इन्हीं ने विभाजन की योजना भी प्रस्तुत की थी और नेहरू जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। पहले थे माउंटबेटन, लेकिन पहले भारतीय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और चुनाव के पहले अंतरिम सरकार, अब 1950 में संविधान लागू हुआ, लागू के बाद सरकार बनती ना, संविधान लागू होने वाला, लेकिन तब तक क्या किया गया, एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम का मतलब उसमें प्रधानमंत्री ने बना दिया गया नेहरू जी को, ठीक है। पूरी कमेटी बनाई गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनू के, और एक अंतरिम सरकार बना दी गई। 1946 में बनी संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 1950 तक अपनी अंतरिम सरकार ही चलती रही। संविधान लागू होने के बाद फिर हमारे देश में सरकार बनी और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेके आज तक हमारे देश में सरकार चलती चली आ रही है। राज्यसभा है, लोकसभा है, सब कुछ जैसा होता है, संसद वगैरह बिल्कुल वैसा ही माहौल है। ये पहला टॉपिक था आपका, जो पूरा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। जो आपकी राज व्यवस्था है, ठीक, उसका ऐतिहासिक जितना भी महत्व था वो सारे का सारा कवर कर लिया गया है। इसी तरीके की टोटल 80 वीडियोज़ बनाने की प्लानिंग है। ये पूरी एक सीरीज बनेगी, ठीक है। आप इसे देखिए, 1 लोग 2 लोग 4 लोग जो भी देखेंगे, जिस तरीके का रिस्पांस होगा देखा जाएगा। और फिलहाल उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत काम की होने वाली लक्ष्मीकांत जी की किताब का ये पूरा ऐतिहासिक आपके सामने इस वीडियो में ले आए हम। उम्मीद करते हैं ये आपके काम का। अगर आप यूपीएससी या किसी भी रिलेटेड इतिहास की जानकारी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे हिस्ट्री आती है, राज व्यवस्था आती है, वहाँ पे इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की सहायता हो पाए। हमारा ये चैनल गरीब लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहा है, BDKDN वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक और वीडियो के साथ। पूरी प्लेलिस्ट जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए BDKDN फील इंडियन।